हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आज की जो ताज़ा खबर है उसके अंदर किस तरीके से जो एसईसी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है यूएस के अंदर, वो किस तरीके से थ्रेटन कर रहा है, किस तरीके से जो एक्सचेंजेस हैं उनसे ज़्यादा पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहा है फाइन के थ्रू। ये तो एक ऐसा लग रहा है जैसे कि एसईसी ने टारगेट कर लिया है कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जिस तरीके से लोग कमा रहे हैं ना, क्रिप्टो के अंदर, तो हम भी कमाते हैं, हम पीछे क्यों रहे। आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि इस साल 2023 के अंदर एसईसी ने 750 से ऊपर केसेस किए हैं अलग अलग कंपनीज के ऊपर, और करीब 5 बिलियन यूएस डॉलर उसने कमाई करी है अलग अलग तरीके के फाइन्स लगा के डिफरेंट कंपनीज पे। क्रिप्टो के अंदर भी काफी उसने फाइन्स लगाए हैं, और हमने देखा है उसने उसने पास्ट में क्रैकन से पैसे बनाए, कॉइनबेस से बनाए, और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस से करें। और अब फाइनली वो क्या कह रहा है कि बाइनेंस के अगेंस्ट उसने इतने सारे जो केसेस जो लगे हुए हैं, तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो वो भी ये कह रहा है कि भैया हम भी पीछे क्यों रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है यूएस के अंदर के जितनी भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनके उनको पहले केस किया जाए, केस करने के बाद उनसे फाइन के तौर पे पैसे इकट्ठे किए जाएं। और इस बार जो जो खबर है वो खबर ये है कि बाइनेंस के ऊपर जो है, जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, वो 4 बिलियन यूएस डॉलर जो है उसने बोला है कि हम केस सेटल करने के लेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि केस सेटल हो जाएगा, आपके ऊपर जितने भी केसेस खुले हैं वो सारे केस सेटल हो जाएंगे, आप हमें 4 बिलियन यूएस डॉलर दे दो। सो बेसिकली क्या है कि एसईसी ने 5 बिलियन यूएस डॉलर बनाए, अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो 4 बिलियन यूएस डॉलर कमाने की बात कर रहा है। तो ये पैसा जहाँ का रहा है, ये बेसिकली क्या है कि बहुत सारे केसेस खोल दो, उसके बाद पैसे बना लो। अब ये देखने वाली बात है कि बाइनेंस पैसे देता है या केस को लड़ता है, क्योंकि पैसे देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आपके केस दोबारा से खुलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी मैं आपको वजह दिखाता हूँ। दूसरा केस अगर आप देखो तो क्रिप्टो एक्सचेंज जो है क्रैकन, क्रैकन के ऊपर फिर से एसईसी ने चार्जेस लगाए हैं। ये तब है जब क्रैकन से उसने पहले ही पिछले साल उसने पहले फाइन लगा के काफी पैसे निकाल लिए थे। पहले भी फाइन लगा था और उसने क्रैकन ने केस को सेटल किया था, फिर से इन्होंने केस लगा दिया। और केस क्या है कि बेसिकली क्रैकन जो वहाँ की क्रिप्टो एक्सचेंज है उसने कार्डानो, एल्गोरेंड, कॉस्मोस, फाइलकॉइन, फ्लो, आईसीपी, डिसेंट्रलैंड, पॉलीगॉन, नियर, ओएमजी, सोलाना, ये जितने भी मैंने यहाँ कॉइन्स के नाम लिए हैं ये सारे के सारे एज पर एसईसी सिक्योरिटीज है, और क्रैकन ने इन सिक्योरिटीज को लिस्ट किया। जबकि क्रैकन पहले ये केस सेटल कर चुका है, काफी पैसे दिए थे पहले भी, लेकिन अब दोबारा से एसईसी ने केस खोल दिया है। तो बेसिकली क्या है कि अब देखो बाइनेंस के ऊपर 4 बिलियन यूएस डॉलर, क्रैकन के ऊपर फिर से केस खोल दिया, ये भी केस सेटल करने की कोशिश करेंगे। और यही नहीं, यहाँ पे इन्होंने बिट्रेक्स के ऊपर भी सिक्योरिटीज लिस्ट करने पे केस सेटल किया था, और 29 मिलियन यूएस डॉलर जो है ये बिट्रेक्स जैसी जो एक्सचेंज थी उससे लिए थे। उसके बाद बिट्रेक्स ने शट डाउन कर दिया था, वो अमेरिका से एग्जिट कर गया था, और अब पूरी खबर ये कि बिट्रेक्स जो है पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज बंद कर रहा है। बिट्रेक्स एक्सचेंज बंद हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि सबसे बड़ी बात तो अगर जो रीजन है उसमें लिखा है कि बिट्रेक्स ग्लोबल इज वाइंडिंग डाउन ऑपरेशंस फॉलोइंग द क्लोजर ऑफ इट्स यूएस एक्सचेंज इन द मार्च। यूएस के अंदर जो एक्सचेंज बंद हुई मार्च में, उसके बाद उनको उनकी सस्टेनेंस नहीं हो सकी, और उसके बाद वो बंद कर रहे हैं। बिट्रेक्स एक्सचेंज काफ़ी पुरानी है, 2017 में क्रिप्टो के अंदर मैं इसका नाम सुन रहा हूँ। आज ये सोचिए कि 6 साल बाद ये एक्सचेंज बंद हो रही है। तो क्यों बंद हो रही है? क्योंकि अल्टीमेटली जो रेगुलेटरी जो हर्डल्स हैं इसकी वजह से, और जो फाइन्स लग रहे हैं वहाँ पे यूएस में, तो इसकी वजह से उस वो एग्जिट कर रही है। और अगली खबर ये कि इथेरियम की जो सप्लाई है वो दिन प्रतिदिन कम हो रही है, क्योंकि इथेरियम की जो ईटीएफ की जो खबर आने के बाद काफ़ी सारा इथेरियम जो है वो वॉलेट्स में ट्रांसफ़र हुआ है। आप देख सकते हो कि 15 नवंबर से अभी तक 1,52,000 इथेरियम जो है वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए ट्रांसफ़र किया है लोगों ने। तो मतलब एक्सचेंजेस पे से कम हो रहा है, और जब एक्सचेंजेस से कम हो रहा है और वॉलेट्स में हाँ, कोल्ड वॉलेट में अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसका मतलब है कि लोग इसकी प्राइस को लेके बुलिश हैं। और इस आर्टिकल के हिसाब से इथेरियम $4,000 जा सकता है शॉर्ट रन में, बट ये आर्टिकल कह रहा है इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। यहाँ पे एक और खबर ये कि टेदर और बाइनेंस ने मिलके, ना सॉरी, टेदर ने और ओकेक्स ने मिलके 225 मिलियन यूएस डॉलर यूएसडीटी फ्रीज किया है। सो इसको अब इस तरीके से समझिए कि वहाँ के एक बहुत बड़ा क्राइम का एक नेटवर्क था जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था। तो ओकेक्स और टेदर ने मिलके 225 मिलियन यूएस डॉलर जो यूएसडीटी में था उसको फ्रीज किया है। अब आप बोलोगे क्रिप्टो फ्रीज कैसे कर सकते हैं? तो देखिए ऐसा है कि जो टेदर है ये एक ERC-20 टोकन है जो
इथेरियम के ऊपर लॉन्च किया है। तो टेदर कहीं न कहीं ये भी शो होता है कि पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज़ नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी एड्रेसेस को ब्लैकलिस्ट कर सकते हो, कुछ और उन एड्रेसेस के अंदर जो पड़ा हुआ क्रिप्टो है उसको आप फ्रीज़ कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके जो कंट्रोल है, वो आपका है और आप एक तरीके के बैंक हो, बस आप एक ब्लॉकचेन के ऊपर आप एक बैंक हो। अब आप कहोगे क्या इथेरियम को भी बंद कर सकते हैं? नहीं, इथेरियम जो है वो नेटिव टोकन है इथेरियम चेन का, राइट? लेकिन जो टेदर है ये उसके ऊपर इशू हुआ है इथेरियम चेन के ऊपर। तो टेदर के सीज करने से पता लगता है कि टेदर इज नॉट एट ऑल डिसेंट्रलाइज, नॉट डिसेंट्रलाइज लाइक बिटकॉइन एंड इथेरियम टू टू सर्टेन एक्सटेंट। तो ये यहाँ पे कहना कि बहुत जरूरी है कि ये दो चीजें यहाँ से प्रूव होती हैं। एक, क्राइम फियाट में भी होते हैं, क्रिप्टो में भी होते हैं। फियाट में सालों गुजर जाते हैं, क्राइम का पता नहीं लगता, ना ना चोर की पकड़ होती है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर पकड़ना बहुत आसान होता है क्योंकि क्रिप्टो के अंदर ओपन लेजर है और ट्रांजैक्शंस इंटरलिंक्ड होती है। तो यहाँ पे क्रिमिनल को पकड़ना आसान है इन कंपैरिजन टू फियाट वर्ल्ड। लेकिन अब आप यहाँ पे कहोगे कि फ्रीज तो फिर ये बैंक की तरह ही फ्रीज करा है, तो ये सेंट्रलाइजेशन नहीं हुई? तो हाँ, ये सेंट्रलाइजेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टेदर हो चाहे यूएसडीसी हो और चाहे जितने भी आपके क्रिप्टोज हैं आप देखते हो, कहीं ना कहीं वो सेंट्रलाइज ही होते हैं क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का कंट्रोल जनरली एडमिन की के थ्रू चेंजेस किए जा सकते हैं। और काफ़ी जो इस फ्रीजिंग से पता लगता है कि सेंसरशिप रेजिस्टेंस नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं प्रॉपर्टीज बिटकॉइन के अंदर, उन प्रॉपर्टीज से अगर कंपेयर करें तो डेफिनेटली ये बिटकॉइन के सामने स्टैंड भी नहीं करते हैं जितने बाकी अदर ऑल्ट कॉइन्स है। यही चीज़ आपको शुरू से समझाई जाती है और इससे ये प्रूव भी होता है। और एक चीज़ और प्रूव होती है कि क्रिप्टो में क्राइम और फियाट के अंदर क्राइम दोनों में अंतर ये है कि क्रिप्टो वाला क्राइम जल्दी पकड़ा जाता है और बहुत इजीली पकड़ा जाता है क्योंकि ओपन लेजर है और ट्रांजैक्शन इंटरलिंक्ड होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बिटकॉइन का जो नेटवर्क है उसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता ही चला जा रहा है। डिफ़िकल्टी लेवल का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो माइनर्स हैं वो अब ज़्यादा से ज़्यादा माइन करना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स लगा रहे हैं, अपनी प्रोसेसिंग पावर को बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि अप्रैल इस से पहले-पहले जितना बिटकॉइन माइन कर सकते हो कर लो क्योंकि अभी रिवॉर्ड हाई है, अप्रैल के बाद से बिटकॉइन हाल्वनिंग आ रही है और हमारा रिवॉर्ड आधा रह जाएगा। तो जी जान लगा दो, बस आप इसको समझ लीजिए। असली टेस्ट माइनिंग का आप देखोगे कि हाल्वनिंग आने के बाद काफ़ी सारे माइनर एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि तब माइनिंग करना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, मतलब खर्चा बढ़ा रहेगा और आमदनी कम हो जाएगी, आमदनी ऑलमोस्ट आधी रह जाएगी। तो उस टाइम तक माइनर कह रहे हैं कि चलो यार दबा के माइन करते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन को माइन करने की। उसके बाद वॉरेन बफे का ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। वॉरेन बफे का ये कि अगर किसी ने 40 साल, मतलब वॉरेन बफे की जो खुद का जो शेयर है बर्कशायर हैथवे, उसने 40 साल की परफॉर्मेंस, ये रेड वाला एरिया ये है कि S&P 500 से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो S&P 500 को 40 साल तक बीट अगर किसी ने किया है तो वो बर्कशायर हैथवे ने किया है। तो वॉरेन बफे के शेयर के अगर किसी ने 1990 से खरीदा होता तो उसको 40 साल से उसने इसको बीट किया है इंडेक्स को, तो S&P 500 को। तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई कि अगर किसी ने मिनिमम 10 साल के लिए भी पकड़ा हो, मतलब अगर 2010 से भी किसी ने बर्कशायर हैथवे के शेयर को पकड़ा है तो ये रेड एरिया आप देख रहे हो, रेड एरिया इज डोमिनेंट ओवर S&P 500। तो S&P 500 के रिटर्न से ज़्यादा 10 साल में बर्कशायर हैथवे ने दिया। और अगर किसी ने 1990 या तो सन 2000 से लिया हो तो 23 साल से अगर आप देखते हो रेड जोन जो है ये बर्कशायर हैथवे ने ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो कई बार हमें लगता है कि यार इंडेक्स फंड पकड़ लेते हैं या पर्टिकुलर, तो आपको यहाँ पे ना होल्डिंग की पावर दिखाई जा रही है। बेसिकली न्यूज़ क्यों मैं शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप राइट एसेट को होल्ड करते हो लंबे समय के लिए तो वो सारे इंडेक्स को बीट करा है उसने। तो आप समझ सकते हो कि बिटकॉइन को भी अगर आप लंबी होल्डिंग इसीलिए कहा जाता है कि इफ यू होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम यू विल फाइंड दैट इट विल बीट मेनी इंडेक्सेस एंड मेनी ऑल्ट कॉइन्स, राइट? क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स में वॉलेटिलिटी और ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी 95% तक की करेक्शन ले लेते हैं, बट बिटकॉइन विल आउट परफॉर्म इन द लॉन्ग रन, जैसे कि बर्कशायर हैथवे ने S&P 500 को आउट परफॉर्म किया है, ठीक है। उसके बाद बिटकॉइन जो है अर्जेंटीना में, क्योंकि हावियर मिले वहाँ पे प्रो बिटकॉइन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है, तो बिटकॉइन इज ऑल टाइम हाई इन अर्जेंटीनियन पेसो। तो वहाँ की जो लोकल करेंसी में उसने ऑल टाइम हाई हिट किया है वहाँ के लोकल, क्योंकि वहाँ पे एकदम डिमांड बढ़ गई है। तो बिटकॉइन इज एट ऑल टाइम हाई ड्यू। और हावियर मिले का बहुत स्पेशल एपिसोड है, उसको मैं लिंक में डाल देता हूँ। हमने कल किया था प्रणव के साथ वेब3 की दुनिया में, उसको ज़रूर देखेगा। बिटकॉइन
जो है 7,10,000 ट्रांजेक्शन हुई हैं संडे को। इट्स एन ऑल टाइम हाई, लाइफ टाइम रिकॉर्ड है, प्योरली बिकॉज ऑर्डिनल्स की वजह से। ऑर्डिनल्स इस पे 4,50,000 4,75,000 ऑर्डिनल्स की ट्रांजेक्शन है, और ये ऑल टाइम हाई है, लाइफ टाइम रिकॉर्ड है। और इसी के साथ एक और ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड ये है कि बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर 113 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो सेटल हुआ है। 113 ट्रिलियन जो है ये बहुत बड़ा, हम कहते हैं ना बिटकॉइन का यूज केस क्या है, तो बिटकॉइन के नेटवर्क पे 113 ट्रिलियन जो है वो वर्थ ऑफ बिटकॉइन ट्रांसफर हो चुका है और सेटल हो चुका है। सेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, हवा में नहीं है, अकाउंट्स के अंदर सेटल हो चुका है। जिसका डेबिट था डेबिट हो गया, जिसका क्रेडिट था क्रेडिट हो गया, एंड वो अब अमर गाथा है, मतलब उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात खबर ये है कि कॉइन टेस्ट जो है वो बिक गया है। और बुरी खबर ये है कि क्रिप्टो एक्सचेंज ने खरीदा है, जिसका नाम है बुलिश। मैंने तो कभी नाम सुना नहीं, अमेरिका के अंदर है। तो ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मतलब एक एक्सचेंज एक इतनी बड़ी न्यूज़ वेबसाइट को बाय करती है, अब उसकी क्रेडिबिलिटी पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आएगा, राइट। तो ये थे आज के ताज़ा खबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये खबर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ उसको एक बारी लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और एक बारी कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।